बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरी तरफ से उसमें कोई इज़ाफ़ी जानकारी या तज्ज़िये की मुझे लगता नहीं कि ख़ास गुंजाइश है। फ़िक्र होता है, परेशानी होती है देखकर कि ये मुल्क सिर्फ़ हमारे पड़ोस में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका जन्म हिंदुस्तान के हाथों में हुआ हो और जब वहाँ के हालात इस किस्म के हों, तो हमें परेशानी होना जो है वो बड़ी बिल्कुल लाज़मी-सी बात है। और ये हमारे देखते-देखते ये छठा ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान के बिल्कुल पड़ोस में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और सोशल ब्रेकडाउन हो रहा हो और हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिसी इन मुल्क की अंदरूनी स्टेबिलिटी के लिए क्या है, उसके बारे में हिंदुस्तान के शहरियों को कोई पता नहीं है। दूसरे मुल्क जो जो 5 बाकी मुल्क हैं जहाँ पे ये ब्रेकडाउन इस तरह से हुआ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में कई बार और श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार। अगर इंडिया का कोई वाज़िया रोल इन मुल्कों के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने में नहीं है और कोई ये पॉलिसी नहीं है कि अगर ये मुल्क अनस्टेबल होंगे, उसका हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर हो सकता है, तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि हम किस किस्म के रीजनल सुपर पावर और किस किस्म के ग्लोबल एम्बिशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। खैर, ये एक वसी तबसरे का और एक वसी डिबेट का सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर फिर कभी बात हो सकती है। आज मेरे ज़हन में आ रहा था एक मेरी ज़ाती मेरा तजुर्बा। मैं बांग्लादेश में था कुछ साल पहले और किस तरह से आप यकीन मानिए कि जान बचाकर मैं वहाँ से वापस आ पाया, वो कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अगर आपको मेरी ज़ाती कहानी में दिलचस्पी हो तो आप सुन सकते हैं, वरना जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत सारे ज़राए से आपको मालूमात हासिल वैसे ही हो रही हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। ये बात है 2012 की। मैं एक फ़ेलोशिप के सिलसिले में ढाका गया था और क्योंकि जो हमारे रीजनल नेबरहुड में बाकी मुल्क हैं, वो सारे मुल्कों में मैंने जाके देखा और समझने की कोशिश की, लिहाजा बड़ी दिलचस्पी थी कि बांग्लादेश में जाने का मौका मिले और बांग्लादेश को भी देखें कि हमारे पड़ोस में ये मुल्क, इसका गवर्नेंस का सिस्टम, इसकी सिविल सोसाइटी, इसका सोशल ऑर्डर वगैरह वो किस तरह से चलता है। फेलोशिप के सिलसिले में वहाँ पे थे। जो मौजूदा आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बने मोहम्मद यूनुस, इन्होंने एक बहुत मैसिव जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स वहाँ पे किए थे, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। तो जो फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इनकी थी और इनके काम को बड़े नज़दीक से देखने का हमें मौका मिला। जो बेनिफिशरीज़ थे, जो लोग काम कर रहे थे, तो उनके साथ तो ऐसे लग रहा था कि ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर जिस सतह के ऊपर एम्पावरमेंट हो रही है, उससे सामने नज़र आ रहा था कि ये मुल्क तरक्की की राह के ऊपर बहुत जल्दी गामजन होगा। और आपको याद होगा कि ये जून के महीने से जो मौजूदा हालात हैं वहाँ पे ये शुरू हुए हैं। जून से कुछ हफ्ते पहले तक तमाम इंटरनेशनल प्रेस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक वगैरह की जितने भी रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें सराहना की जा रही थी, तारीफ़ की जा रही थी कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसने बहुत सारे जो बांग्लादेश के हम उम्र मुल्क थे, उनको तो टेक ओवर किया सो किया, लेकिन हिंदुस्तान को भी कुछ पैरामीटर्स में बांग्लादेश ने टेक ओवर कर लिया था। ये देखकर बड़ा खुशी होती थी और ये एक मिसाली चीज़ बनती थी, एक छोटा सा मुल्क जिसका एक बड़ा डिफिकल्ट पास्ट रहा हो और कम वक्त में उन्होंने इतनी प्रोग्रेस खास करके इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर की हो। कॉटन को लेकर पूरी दुनिया में जो है बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे रैल्फ लॉरेन है, गुची है वगैरह, इनके जो कॉटन के फैब्रिक तैयार होते हैं, टेक्सटाइल तैयार होता है, वो बांग्लादेश में तैयार होता है, तो लिहाजा इसको कॉटन फैक्ट्री टू द वर्ल्ड भी कहा जाता था। तो इस किस्म की फैक्ट्रियाँ कैसे वहाँ पे काम हो रहा है, उनको भी देखने का मौका मिला। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिले जिसका नाम है ब्राक, बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी उसको कहते हैं। ये एक यानी आप बांग्लादेश का ही आप देख लीजिएगा कि कितना बड़ा इसमें एजाज़ था कि ये ब्राक दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ इसको करार दिया गया था कुछ साल पहले। 90,000 के करीब इसके ब्राक के एम्प्लॉइज़ थे और ये बांग्लादेश के पूरे 64 डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांचेज़ थी। ब्राक एजुकेशन में शामिल है, माइक्रो फाइनेंस में शामिल है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में शामिल है और सबसे बड़ा ये काम क्या करते हैं कि जैसे रूरल आर्टिसंस हैं, उनको अपने साथ मिलाकर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बड़ी मार्केट्स तक ये पहुंचाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि फैब इंडिया या गुड अर्थ जैसे जो प्रोडक्ट आते हैं, पहले वो बताते हैं कि ये आर्टिसंस के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं और एक उसकी जो ब्रांड स्टोरी बनती है इस किस्म की, वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई होती है।
वो कारीगरों के हाथों के साथ, कारीगरों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई होती है, तो लोगों की उस ब्रांड में बड़ी एक एतबारियत बन जाती है, ब्रांड के साथ मोहब्बत हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही बरसों में आप देखें कि उनके प्राइसेस ऐसे जैकअप हो जाते हैं कि एक आम आदमी के बस से वो बाहर हो जाते हैं और फिर वो बन जाते हैं वो एलिटिस्ट प्रोडक्ट। यानी आज आपने अगर फैब इंडिया का कुर्ता खरीदना हो तो वो 8, 9 या 10 हज़ार में आपको मिलेगा, तो वो एक आम आदमी की पहुंच में कहाँ पे रहा। इसी तरह से जो ब्राक है, इनका काम बहुत वसी पैमाने के ऊपर इन्होंने आर्टिसंस को अपने साथ इंटीग्रेट किया और पूरे मुल्क भर में ये जो प्रोडक्ट तैयार करते थे, फिर ये मॉल्स बनाते थे, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें उनकी सेल होती थी। फिर ये एशिया और अफ्रीका की और बहुत सारे मुल्कों में इन्होंने अपने ब्रांचेस वगैरह खोली। इनका मकसद था कि रूरल आर्टिसंस को जो है वो एम्पावर किया जाए। इसके चलते हमने जो बाकी इनके वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो एजुकेशनल चीज़ें हैं, उनको भी देखने का मौका मिला। और एक दिन इनका एक मॉल है, वहाँ पे औरंग नाम का इनका औरंग होता है, जैसे गांव का कोई फेस्टिवल है उसको औरंग बोलते हैं बांग्ला में। तो वहाँ पे जाने का मौका मिला। वहाँ पे फजले हसन आबिद जो इसके फाउंडर थे, जब मुल्क का जन्म हुआ था 1971 में, तो 1972 में ही ये एनजीओ बन गई थी। तो फजले हसन आबिद साहब वो खुद मौजूद थे हमें रिसीव करने के लिए। उनके साथ हमने खाना वगैरह खाया। उन्होंने कहा कि मॉल में जाइए और जाके देखिए आप किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। मुझे याद है मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जो आर्टिसंस की बनी हुई हैं, तो यादगार के तौर के ऊपर वो मैं ख़रीद के भी लाया। एक दिन कुछ दोस्तों के हमरा पूरे शहर को देखने का, एक्सप्लोर करने का वक्त मिला। और वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ जो दोस्त थे वो चाइना के थे, कोरिया के थे, सिंगापुर और हांगकांग के थे। उनके हमरा हम गए बाहर देखने के लिए कि यहाँ के लोकल सोसाइटी किस तरह से ऑपरेट होती है। खासकर मेरी दिलचस्पी रहती है कि किसी मुल्क में जाएं, वहाँ के जो हाउसेज ऑफ गवर्नेंस हैं, यानी पार्लियामेंट वगैरह है, उसको देखा जाए कि किस तरह से आपको एक वाइब जो है वो किस तरह से आती हैं। तो पार्लियामेंट हाउस में गए, जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, सेक्रेटरीट जहाँ पे बैठता, वहाँ पे गए। वहाँ पे उसके सामने ही बिल्कुल मकबरा था जनरल ज़ियाउर रहमान का, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आर्मी चीफ रहे, फिर उन्होंने को किया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट रहे, फिर वो एक ब्लडी को फिर से हुआ, उनका भी कत्ल 1981 में हुआ। और उनकी बेगम है बेगम खालदा ज़िया, जो कॉम्पिटिटर बनी शेख हसीना की, जो रिसेंटली ओस्ट हुई हैं। तो ये दो पावर लेडीज़ हैं जिनका लगभग 40 साल तक बांग्लादेश की सियासत में बहुत बड़ा रोल रहा है। वहाँ पे जनरल ज़िया के मकबरा के ऊपर जाकर मैंने देखा कि वो एक बहुत खूबसूरत तरीन एक एवेन्यू बना हुआ है, खूबसूरत इमारत बनी हुई है। और मुझे देखते ही इतना वो ऑ इंस्पायरिंग था, मुझे देखते ही मैंने अपने जो बाकी साथी थे उनके साथ कमेंट किया कि ये एक स्केल के ऊपर अगर आप इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके देखें, तो जिस तरह से ताजमहल जिस शिद्दत से, जिस शौक से, जिस मोहब्बत से ताजमहल को बनाया गया है, वैसे इस मकबरा को बनाया गया है। लेकिन थोड़ा देखकर ये अफसोस ये हुआ कि उसकी जो बाहरी दीवारें थी सारी, उन पे कंप्लीट फर्श पे भी और दीवारों के भी कंप्लीट सफ़ेद मार्बल का काम हुआ है। और मार्बल के ऊपर जैसे आपके शहर में गली में इलेक्शन के दौरान कहीं पे पोस्टर चिपकाए हुए होते हैं, तो मकबरे के बिल्कुल ठीक जो उसके इर्द गिर्द की दीवारें थी, उनके ऊपर बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी जो उनकी बीवी की पार्टी है, उसके पोस्टर चिपकाए हुए थे। बड़ा बदजेब लग रहा था उसको देखकर। और वो कुछ इलेक्शन के सिलसिले में ऐसे करके वो लगाए हुए थे और वो मार्बल के ऊपर बदजेब नजर आते थे। यानी अगर आपके शहर में भी किसी गली या मोहल्ले के अंदर भी इस तरह से अगर पोस्टर चिपकाए जाएं, तो आपको देखकर वो बुरा लगेगा। और अंदाजा लगाइए कि जिस इमारत को मैं कह रहा हूँ कि ताजमहल की तर्ज के ऊपर वो थी, तो वो उसके ऊपर उन पोस्टर्स को देखकर कितना बुरा लगता होगा। शहर में हम गए, एक जो गुलशन एक जगह का नाम है, जहाँ पे खालदा ज़िया का घर भी है, उसको भी जाकर देखा कि उसका गिरदोनुमा वगैरह किस तरह से लगता है। कुछ मसाजिद का दौरा किया, सिटी सेंटर में गए, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बुक शॉप में गए जो लगभग जो है ढाका शहर की सबसे बड़ी बुक शॉप थी। उसमें मैंने देखा कि लगभग 90% कॉपीज़ जो हैं इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स की थी, वो पायरेटेड कॉपीज़ थी। और मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये कवानीन जो हैं वो किस तरह से इनको अलाउ करते हैं कि ये पायरेटेड कॉपीज़ बेच सकते हैं। तो ओसामा बिन लादेन के किलिंग की जो कहानी थी, यूएस नेवी सील्स की जो किताब थी, वो किताब मैंने पायरेटेड कॉपी उसकी वहाँ से ढाका के एक शहर से खरीदी। वापस हम बराक का ही एक कैंपस था, उसमें हम ठहरते थे। तो जिस दिन हमने वापस आना था, हमें ये हिदायत थी कि आप रात को अपने फ़्लाइट डिटेल्स हैं जो मैनेजमेंट को, रिसेप्शन को उनको बता दें, ताकि वो उसी मुताबिक आपके लिए एयरपोर्ट ड्रॉप का अरेंजमेंट कर दें।
तो हम कहीं से घूम के देर रात को वापस आए और रिसेप्शन वालों के साथ मैंने बताया कि कल सुबह 9:30 या 10 बजे मेरी फ़्लाइट थी, तो उसके मुताबिक मेरे लिए ट्रांसपोर्ट का वो इंतज़ाम कर दें। वहाँ पे 3-4 लोग थे, सीनियर ऑफिशियल थे वहाँ के, वो आपस में उन्होंने बांग्ला में बात करनी शुरू की। और अब ये लगभग मेरी 10 बजे की फ़्लाइट थी या 9:30 बजे की फ़्लाइट थी, कुछ ऐसे मुझे याद है। और एयरपोर्ट 30 या 35 मिनट की दूरी पे था। मुझे लगता था कि अगर 6 बजे सुबह निकला जाए, 2.5 या 3 घंटे काफ़ी होंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तो 6 बजे निकला जाए वो बेहतर रहेगा। ये आपस में बात कर रहे हैं, मैं बांग्ला में बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बीच-बीच में कुछ अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ आ रहे हैं। उससे मुझे लगता है कि ये एक-दूसरे को मशवरा दे रहे हैं कि आपको इन मेहमान को लेकर आपको 2 बजे निकल जाना चाहिए। फिर एक दूसरा कहता है कि नहीं 2 बहुत जल्दी हो जाएगा, 3 बजे निकल जाना चाहिए। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपको 2:30 बजे के करीब तैयार रहिए और हम आपको तब एयरपोर्ट छोड़ेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि एयरपोर्ट तो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ये आधे पौने घंटे में पहुंच जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर 6 बजे पहुंचते हैं और चेक इन वगैरह बड़े आराम से हो जाएगा, मुझे लगता है मैं फ़्लाइट बोर्ड करने की पोजीशन में होऊंगा। इतना जल्दी जाने से मुझे भी आराम का वक्त नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने आपस में कुछ बात की, फिर दोबारा मुझे उन्होंने इंसिस्ट करना, कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, बेहतर यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बजे निकलिएगा। तब मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है? इन्होंने कहा कल 16 दिसंबर है। मैंने कहा हाँ, ये तो मुझे भी पता है, बल्कि मेरे इसके टिकट के ऊपर, बोर्डिंग कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि कल 16 दिसंबर है, तो उसमें क्या मामला है? तो इन्होंने कहा कि 16 दिसंबर हमारा नेशनल डे है, हमारा विक्ट्री डे है। इसको बांग्ला में बोलते हैं विजय दिवस, यानी नेशनल विक्ट्री डे है। इस रोज़ 1971 को 8-9 महीने की जंग के बाद पाकिस्तान के ए नियाज़ी जो कमांडर थे ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने सरेंडर किया था और उसको जिसके सब्सिक्वेंटली बांग्लादेश का बतौर मुल्क जन्म हुआ। बांग्लादेश ने एक बतौर मुल्क जो है वो शक्ल इख्तियार की। तो वो उसको एक बतौर नेशनल डे के तौर के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे बांग्लादेश में सेलिब्रेशन होती है। सेलिब्रेशन एक अलग बात है और मुझे तब वहाँ पे जाकर समझ आई कि ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये ब्लड शेड डे है, ये वायलेंस डे है। इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था, सुबह जाकर मुझे इस बात का पता चला। मैंने इंसिस्ट किया कि 3 भी बहुत जल्दी रहेगा, 4 बजे हम अगर निकलेंगे तो वो बेहतर रहेगा। वो मान गए, ठीक है आप 4 बजे आ जाइए। तो आते-आते मैंने, जैसे वो होटल रूम के अंदर चाय वगैरह का इंतज़ाम होता है, मैंने अपना चाय का कप बनाया। थोड़ी सारी ताख़ीर निकलने में मैंने ही कर दी, तो लगभग मैं 4:30 बजे नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा और निकला। कुछ ही किलोमीटर जब हम बाहर निकले तो मैंने देखा वहाँ पे बेशुमार गाड़ियाँ एक दूसरे को चेज़ कर रही हैं और गाड़ियों की खिड़कियों में से नौजवान लोग, उन्होंने बड़ी-बड़ी लाठियाँ निकाली हुई हैं, कईयों ने तलवारें हाथ में पकड़ी हुई हैं और रॉड्स पकड़ी हुई हैं, झंडे पकड़े हुए हैं और वो हूटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और गाड़ियाँ एक दूसरे को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंज़र देखा तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ अपने रास्ते में, हमें तो इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरा ड्राइवर था उसने पहले गाड़ी को स्पीड अप किया। स्पीड अप करने के बाद वो घबरा गया और वो बांग्ला में ही कुछ ऐसे ब्लैबर करने लगा, कुछ बात करने लगा। मैंने उससे पूछा क्या है, तो उसने कहा खतरा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे अभी भी, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि खतरा क्या है। इसने अब यकदम जो है वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया। जब इसने स्लो डाउन कर दिया तो मुझे समझ में आया कि ये उनको इंडिकेट करना चाहता था कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं है या इसमें कोई लोकल शहरी नहीं है, ये टैक्सी है या कुछ है। यानी ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपके साथ रेस पे नहीं है। आपने जो भी रेस करनी है, आपने जो भी करना है, आप वो खुद में कीजिए, हमारी गाड़ी की तरफ आपकी तवज्जो नहीं आनी चाहिए। इसने स्लो करने के बावजूद भी उन्होंने आया तो जो हमारी गाड़ी थी, जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, उस गाड़ी को रॉड्स के साथ इन्होंने हिट करना शुरू कर दिया और गाड़ी काफ़ी हद तक अनस्टेबल हो गई। ये वो लम्हा था, मुझे एक पल के लिए इस तरह से लगा कि मैं टेलीफोन निकालूं मैं, लेकिन मेरे पास इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद नहीं है। मैं कैसे इतला दूं कि शायद ये कोई आखिरी वक्त जो है, इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है कि, यानी यकीन मानिए कि मंजरनामा इस किस्म का बन गया था। मुझे लग रहा था कि अब मेरा वापस जाना जो है वो यहाँ से मुश्किल है, जिस तरह से उन्होंने गाड़ी को अटैक किया। ये ड्राइवर काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा था और ये नेगोशिएट करता रहा उनके साथ। वो कभी आगे से इसको, गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पीछे से इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था। तभी इसकी नज़र पड़ी कि वहाँ से एक सर्विस लेन जो है, यानी एक किसी मोहल्ले की तरफ या इस तरह से जाती हुई एक जो सड़क है, वो नीचे उतर रही थी। तो इसने गाड़ी वहाँ से नीचे उतारी। अब उनका इरादा टारगेटेड इस गाड़ी को चेज करने का नहीं था। उनका इरादा सिर्फ यही था कि रास्ते में जो भी गाड़ी मिले उसको हिट करें, अपनी सुप्रीमेसी के बारे में बताएं और उसी रास्ते के ऊपर चलते रहें। एक बार जब हम उस रास्ते से नीचे उतर गए,
बीच में कई खेत आए, फिर दोबारा से कई मोहल्ले आए, उनके बीच में से ये निकाल कर, तब मैंने उससे पूछा कि यार मामला क्या है। उसने कहा जी 16 दिसंबर को क्या होता है कि ये अवामी लीग के लोग, जमात इस्लामी के लोग और बीएनपी यानी बांग्ला नेशनल पार्टी के लोग, ये एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल हैं। ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, तसादम करते हैं, वायलेंस करते हैं, और उससे ये अपनी जो एक पॉलिटिकल अपमैनशिप है वो ये बताने की कोशिश करते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा हुआ होता है कि कई शहरों में, कई जगहों के ऊपर जलसागाह एक ही होती है और ये सुबह सुबह जाकर वायलेंस करके दूसरों को इस तरह से खदेड़ना शुरू कर देते हैं ताकि जो राइवल पार्टी है उसका जलसा वहाँ पे ना हो सके, सिर्फ इन्हीं का जलसा वहाँ पे हो सके। ऐसे ही कंटेम्पलेशन में सुनते हुए बड़ी परेशान कुन हालत में और ये शुक्र भी अदा करते हुए कि जान बच गई, करते करते हम एयरपोर्ट की तरफ पहुँच गए। जब एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पे सामने नज़र आ रहा था जो एक बिल्कुल ग्लो लाइट में लिखा हुआ कि एयरपोर्ट का बोर्ड वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था, बड़ी इमारत है वो भी नज़र आ रही थी। लेकिन जब हमने गेट में एंटर किया गाड़ी ने, तो मुझे ये लगा कि शायद ये किसी गलत जगह ले आया है, क्योंकि गेट पे ना कोई सिक्योरिटी थी, और गेट के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो वो आपको एयरपोर्ट जैसा, एक जैसे हर एयरपोर्ट के ऊपर, वो छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, वहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त, आना जाना, आपका उतरना, सिक्योरिटी से एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए जाना, काफ़ी एक डिसिप्लिन की कतार वहाँ पे होती है। ये मंजरनामा कुछ इस तरह से था जैसे एक हमारे पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन या किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर या किसी भी बस स्टैंड के ऊपर हो सकता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल एक किसी भी तरीके से वहाँ पे बेतकल्लुफ़ तरीके के साथ पार्क हुई हैं, कोई रुका हुआ, कोई कुछ कर रहा है। तो खैर इसने जाके जो एयरपोर्ट का मेन दरवाज़ा होता है जिससे आप जो फाइनल अपना पासपोर्ट दिखाकर ही वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, या आप अपना शनाख्ती कार्ड जो भी है वो दिखाकर एंटर कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके इसने ड्रॉप कर दिया। मैं उतरा और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी इंतजामात, क्योंकि ये बाहर का खौफ मेरे जहन के ऊपर बहुत तारी था कि अगर बाहर के हालात ऐसे हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर तो काफ़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ पे किसी सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं थे, किसी ने ना मेरा पासपोर्ट चेक किया, ना ही कोई शनाख्ती कार्ड चेक किया। लेकिन जो एयरपोर्ट के बाहर का अहाता था, मैंने देखा कि जितना रश वहाँ पे था उससे शायद 4 गुना रश जो है वो एयरपोर्ट के अंदर था। इस तरह से लग रहा था कि जैसे आज पूरा ढाका ही जहाज़ों में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में कूच करने की तैयारी में है। अंदर गया तो यहाँ तक कि चलने तक की वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी। कोई बेंच, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। फर्श के ऊपर लोग कंबल डाले हुए हैं, तकिए रखे हुए हैं, या कुछ ऐसे ही वहाँ पे लोग लेटे हुए हैं। बेहद रश। तो मुझे लगा कि ये शायद काफ़ी बिजी एयरपोर्ट रहता होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लाइट जाती होंगी और उसकी वजह से ये इतना रश है जो इसके एयरपोर्ट के साइज़ छोटा होने की वजह से हैंडल नहीं हो पा रहा है। मैंने इमिग्रेशन वगैरह की तरफ जब देखा मैं, तो वहाँ पे भी कुछ सुस्त सा निज़ाम था। खैर इमिग्रेशन में मैं गया और इमिग्रेशन से पहले आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता। हमने बोर्डिंग पास लिया और वहाँ से जो अमला है उनसे पूछा कि क्या फ़्लाइट टाइम पे है, तो उन्होंने कहा कि जो डिपार्चर गेट है उसके पास आप जाकर बैठ जाइए, आपको फ़्लाइट का पता चल जाएगा। उसके बाद मैं इमिग्रेशन में गया तो उन्होंने भी बड़े आराम से मुझे अंदर जाने दिया। अब क्योंकि मैं बहुत पहले वक्त वहाँ पे पहुँच चुका हुआ था, मेरे पास काफ़ी वक्त था गुजारने के लिए, लोगों से कुछ इंटरेक्शन करने की कोशिश की। मालूम किया मैंने कि ये इतने लोग यहाँ पे क्यों हैं, इतना रश यहाँ पे क्यों है। तो 2-3 जो सज्जन हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये आज 16 दिसंबर है इसलिए। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में आया आज सुबह के 16 दिसंबर को क्या होता है, लेकिन इसका एयरपोर्ट के साथ क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि सुबह-सुबह ही शहर में के जो ज़्यादातर जो हिस्से हैं, वहाँ पे वायलेंस होने के खदशात इतने बढ़ जाते हैं कि लोग अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो सबसे सिक्योर जगह समझते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर आ जाएँ। यहाँ पे शायद कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आएगा, अटैक करने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई आएगा भी तो वो ये नहीं मालूम कर पाएगा कि इनमें से पैसेंजर कौन है या पॉलिटिकल वर्कर कौन है। इसलिए ये एयरपोर्ट यहाँ पे भरा पड़ा है। इस दौरान बांग्लादेश में अराइवल से लेकर बांग्लादेश के डिपार्चर तक मैंने बेशुमार लोगों के साथ, जिनके साथ बांग्लादेश के बारे में बात की और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के बारे में बात की, तो उन्होंने मुजीबुर रहमान के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इंदिरा गांधी ने हमारी हेल्प की थी और उसकी वजह से ये मुल्क बन पाया। कहते हैं कि जब वो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे तो पहले वो दिल्ली में लैंड किए, इंदिरा गांधी के पास रहे, वहाँ से सारा मशवरा किया और उसके बाद वो ढाका आए और उसके बाद अपनी उन्होंने मुहिम शुरू की। एयरपोर्ट के अंदर जो दुकान होती है तो वो हर जगह मेरी एक कोशिश रहती है कि या कोई वहाँ से यादाश्त के लिए चीज़ या किताब मिल जाए तो वो मैं ज़रूर लेता हूँ। तो मैंने मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी की किताब वहाँ से ली और जो शॉपकीपर था, जो सेल्समैन था, वो भी मेरे पास 5 मिनट, एक खातून थी, वो बैठी 5 मिनट और उसने जो मुजीबुर रहमान की कंट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में मेरे साथ काफ़ी जिक्र किया।
अब मैं क्योंकि वक्त हो रहा था, मैंने नाश्ता वाश्ता किया और बोर्डिंग गेट की तरफ जाके मैं बैठने लगा। वहाँ पे देखा ना स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है और ना ही जो वहाँ का अमला है, जो स्टाफ है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो लोगों से पूछा कि फ़्लाइट का क्या है, कहते हैं कि अगर आपने बोर्डिंग पास लिया हुआ है तो फ़्लाइट आज के दिन में किसी ना किसी वक्त तो प्रवास ज़रूर भरेगी। तो बिल आखिर 11 बजे जाकर वहाँ से फ़्लाइट आई, अनाउंसमेंट हुई, उसमें बैठा और मैं दिल्ली आ गया। और पूरी फ्लाइट में जो है वो बार बार जो मेरी सोच है, मेरा ध्यान है, मेरा जहन है, उस सुबह की तरफ जा रहा था। और मैं खुदा का शुक्र इस तरह से अदा कर रहा था कि मैं फिल वाक़या बीच बीच में कभी ऐसे बाउट्स मुझे आते थे, ऐसे जहन में मुझे ऐसे आता था, क्योंकि जब एयरपोर्ट के ऊपर मैंने वक्त गुजारा तो लोगों के साथ इंटरेक्शन वगैरह या लोगों को ऑब्जर्व करते हुए वो वक्त मेरा निकल गया। जब फ्लाइट में जब मैं एकांत में आ गया तो तब मैंने सोचना शुरू किया कि क्या फिल वाक़या मैं उस मंजरनामा से निकल कर बाहर आ चुका हूँ। वापस आके जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में तफसील से देखना शुरू किया और हाल में भी मैंने देखा कि वायलेंस सिर्फ 1971 या 2024 में नहीं हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो पूरी जो हिस्ट्री है, जो पूरा एक सफ़रनामा है, उसमें खून ही खून आपको नज़र आता है। जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं उनका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन जो बड़े इंसिडेंट हैं, ख़ास करके कि जिस साल की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2012 की बात है। और उस दिन, जिस दिन मैं बांग्लादेश से, ढाका से सेफ निकल आया था, एक अटैक से बच के निकल आया था, अनइंटेंडेड अटैक ऑफ कोर्स, उनको क्या पता है इसमें कौन जा रहा है। तो उससे जब मैं निकल आया था, उस दिन जो वायलेंस ब्रेकआउट हुआ था वो लगभग 4-5 महीने तक चला और मार्च और अप्रैल 2013 के आते आते लगभग उस वायलेंस में जो बीएनपी और अवामी लीग के वर्कर्स के दरमियान वायलेंस हो रहा था, फिर जो स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनके साथ मिलके 100 से ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो मार्च अप्रैल के महीने तक हो चुकी हुई थी। और ये उन दिनों में भी शेख हसीना की ही गवर्नमेंट थी वहाँ। और लेटर दैट ईयर यानी नवंबर में उसी साल फ्रेश इलेक्शंस वहाँ पे हो रहे थे और इलेक्शंस के दौरान फिर से, इलेक्शन के बाद फिर से वहाँ पे वायलेंस हुआ। उसमें फिर से उसी साल 100 से ज़्यादा लोगों की, जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है, 100 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हो गई थी। ये था मेरा एक ज़ाती छोटा सा तजुर्बा बांग्लादेश के बारे में। ये मैं कतई तौर के ऊपर ये नहीं समझता कि उस दिन जब मैं वहाँ पे था और मेरे साथ ये जो वाक़या हुआ या बांग्लादेश में या ढाका में मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की